आपको किसी का बपौती है क्या? कोई कह देगा कि चित्तौड़गढ़ है, ये है। ऐसे ऐसे अगर कोई गढ़ बनाएगा ना, तो सरोज यादव ऐसे गढ़ को हमेशा तोड़ने का जिसको कोई कुछ करना नहीं है, जनते के पैसा से लूटना है, 8-8% कमीशन का उगाही करना है, और उसके बाद कहे कि 7-7 बार विधायक रहे हैं, हम कुछ नहीं किए हैं, तो बहुत कुछ बढ़ारा की जनता जानती है कि आप क्या 2020 में कहती है। आपके चुनाव हारने के पीछे कारण क्या रहा? देखिए, बहुत सारे षड्यंत्र हुआ, कुछ हमसे भी कमियां हुई, और कुछ प्रशासन के लोग भी मुझे हराने में एक अहम चूंकि आप रोल एक आरोप अदा लगता किए। है फर्जी कागज सबमिट करने का। आप 2020 का जब चुनाव हुआ था, 2015 के चुनाव में आपकी उम्र 33 वर्ष बताई जा रही है, और वही 2020 में आपकी उम्र आपने ही अपने बायोडाटा में भरा है 30 वर्ष। तो ये 5 जो भी वर्ष चेहरा है, अशोक सिंह, रामबाबू सिंह मैं नाम किसी है, व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, सोनाली क्योंकि सिंह भी चर्चा में है, आशा देवी भी चर्चा में कुछ है, ऐसे बीडी लोग सिंह भी हैं चर्चा में है। जो। आपको क्या लगता है कि इन लोगों को दरकिनार करके पार्टी आपको टिकट देगी? एक बात बताइए, हम्म, हमारे पार्टी के है ही नहीं है, हम्म, और ये कोई नेता नहीं है, हम्म, कोई लफुआई है या कोई लफुआ है। हम्म। लफुआई या लफुआ बनने से ये लफुआ किसको कह रहे हैं? अब जो भी लफुआ लोग है, हाँ। लफुआ बनने से, दारू पीने से, हम्म। और लफुआई करके 2015 में आपकी संपत्ति 43 लाख रुपए की थी, और 2020 में जब आप चुनाव लड़ते हैं तो एक ही बार लगभग 2.25 करोड़ रुपया हो जाती है। ये 1.5 करोड़ रुपया 5 वर्ष में कहाँ से? जमलपुर में बिन जाति के व्यक्ति को लाठी से मार के मुआ दिया जाता है, और विधायक जी कहते हैं कि नन्हवन के मन बढ़ सोनाली सिंह गया है। काफी चर्चा में है, हर बड़हरा विधानसभा के हर पंचायत में, गांव में जा जाके और महिलाओं से जुड़ रही है, कई तरह का चौपाल लगा रही है। आपकी पार्टी की चर्चा हो रही है कि आरजेडी अब की बार सोनाली सिंह को भी टिकट दे सकती है, संभावना लिस्ट में। आप एक बात बताइए, वो लफुआई करने से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को नाम लेने से भी खुद पे ही अकलंक लगेगा, जिसके पिता जेल में बंद है, जिसपे मनी लॉन्ड्रिंग जैसा केस चल रहा है, और वो लोग जो आखिर के आप लूटे नहीं तो जेल कैसे गए, उस परिवार के लोगों का क्या स्थिति होगा। ऐसे लोग और ऐसी महिला जो भी हैं, आज बोल अनाप शनाप बोलती हैं, ऐसे लोगों को अभी हम टिकट बड़हरा विधानसभा में है, और बड़हरा विधानसभा में तरह तरह की बातें होती है, तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, और तरह तरह के चर्चाओं के बीच बहुत सारे सवाल उमड़ के सामने आए हैं, और उस सवालों से रूबरू हम होंगे। हमारे साथ बैठे हुए हैं बड़हरा विधानसभा के पूर्व विधायक सरोज यादव जी। काफ़ी तेजस्वी हैं और शुरू से ही चर्चित रहे हैं, चाहे मसला जो भी हो, हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है। चलिए, आपको समृद्धि न्यूज चैनल के सभी व्यूवर्स और भोजपुर के तमाम जनता और बड़ारा के मतदाता मालिकों को, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़ारा की मतदाता मालिकों को मैं दिल से आभार और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमेशा मुझे दुलार प्यार दिया है। जानना चाहेंगे सरोज जी, चूँकि कहीं ना कहीं आपने एक बहुत बड़ा चैलेंज आपने स्वीकार किया था, और एकाएक जब आपकी एंट्री हुई थी, उस एंट्री में आपने दिखाया कि नहीं, ये जो क्षेत्र है जनता का क्षेत्र है, और हर वर्ग के, हर समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। जिस तरह आपको प्यार मिला था, लगातार वर्षों से किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व राज कहा जा सकता था, जिसको आपने तोड़ने का काम किया। पहली बार आपने 2015 में आप चुनाव लड़े थे, और आरजेडी से आपको टिकट मिला था, और उस चुनाव पहली बार में ही आपने जीत के निकाला था, पहली बार ही जीत गए थे। क्या लगता है, चूँकि जिस तरह आपका 2020 में जो स्थिति रहा, जनता ने आपको नकार दिया नहीं कह सकते हैं, चूँकि आपको मैक्सिमम वोट मिला था, लेकिन फिर भी आपकी हार हो गई थी। क्या लगता है, इस बार चुनावी मैदान में आप रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पुनः बड़हरा के मतदाता मालिक और नौजवान साथियों को धन्यवाद देंगे कि वहाँ वो एक अनजान चेहरा, जिसका कोई पहचान नहीं था, बड़हरा के लोगों ने मुझे एक पहचान दिया, और वो चीज़ हुआ बड़हरा में जो कभी कोई सोचा भी नहीं था। आपने कहा, एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार, एक व्यक्ति का वर्चस्व इस क्षेत्र में रहा, और एक जाति का दबदबा रहा, जो यहाँ का लोग कहते हैं हर बात में। आज भी देखिएगा, कोई भी इंटरव्यू में कोई भी नेता आते हैं तो ये कहते हैं कि ये बड़हरा चित्तौड़गढ़ है। मैं कहता हूँ कि बड़हरा चित्तौड़गढ़ कैसे है? यहाँ हर समुदाय के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक तो अलग अलग मजहब है, उसमें भी सब लोग एक हैं, और बड़हरा में सभी समुदाय के लोग के रहते हुए इसको चित्तौड़गढ़ का उपाधि दिया गया। ये सबसे पहले कहीं से भी सत्य नहीं है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि बढ़हरा गरीबों का गढ़ है, हर जाति समुदाय का गढ़ है ये। यहाँ हर जाति समुदाय के लोग रहते हैं, तो ये किसी का गढ़ उड़ नहीं है। आप जब 2015 में चुनाव लड़े थे विधानसभा का, अपोजिट कौन थे आपके, किसको आपने हम हराया था? 2015 में यहाँ के अभी पूर्व विधायिका श्रीमती आशा देवी जी थी, और एक तरफ साइकिल की सवारी हमारे अभिभावक के समान राघवेंद्र प्रताप सिंह जी कर रहे थे, जो कि पहले हमारे ही दल में थे, लेकिन हमारे दल में रहते हुए हमारे लोगों को गाली देने का काम करते थे, हमारे नेताओं को गाली देने का काम करते थे। लेकिन हमारे नेता ने ये दिखाने का काम किए कि एक छोटा सा बच्चा, जिसे मान लीजिए उनके सामने हम लोग एक अदना सा छोटा सा बच्चा थे, उससे हमारे नेता ने इनको मात दिलवाने का काम किया। यानी कि आपने दो लोगों को हराया। हाँ, मैंने तो दो लोगों को, और यहाँ एक वर्चस्व जो वर्चस्व बना हुआ था एक परिवार का, उस वर्चस्व को भी मैंने तोड़ा और बढ़हरा में गरीबों का राज स्थापित किया मैंने। 2020 में आपके चुनाव हारने के पीछे कारण क्या रहा? देखिए, बहुत सारे षड्यंत्र हुआ, कुछ हमसे भी कमियां हुई, और कुछ प्रशासन के लोग भी मुझे हराने में एक अहम रोल अदा किए। और आज जो पूर्व सांसद इस जिला के हैं, हमारे अभिभावक के सम्मान RK सिंह जी, जिसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया इस जिला में, और हम लोग जैसे लोगों को बलि चढ़ाने का काम किए, आज वही व्यक्ति उनको उल्टी चमाता मारने का काम किया। आप देखे होंगे कि वही व्यक्ति उस व्यक्ति को कहता है कि वो वार्ड के चुनाव लड़ने के लायक नहीं थे। लेकिन मैं तो भाई एक बात जरूर कहूँगा कि RK सिंह का ही देन था कि मुर्दा में भी जान डालने का काम किया, नहीं तो राघवेंद्र प्रताप सिंह खत्म हो गए थे। ये RK सिंह का देन था कि दोबारा आप राजनीति में आए, और माननीय विधायक जी क्षेत्र के लोगों को हमेशा दोहन और लूटने का काम और अपमानित करने का काम किए हैं। कभी जनप्रतिनिधि का काम, उनके अंदर जनप्रतिनिधि का गुण है ही नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यदि इस बार राघवेंद्र प्रताप सिंह को फिर से बीजेपी टिकट देती है, आप इनके विपक्ष में होते हैं, तो कितनी लड़ाई कर्कश रहेगी आपको? देखिए, अगले बार भी जनता ने उनको नकारने का काम किया था, लेकिन चोर दरवाजा से उन्होंने सत्ता पे काबिज हुए, बढ़हरा के विधायक बने, लेकिन जनता ने उनको नकार चुकी थी। और उनको भी भली भांति पता है कि हम किस तरह से विधायक बढ़हरा के बने थे। बढ़हरा के लोग, गरीब गुरबा, जो सभी आवाम के लोग एक साथ जुड़ करके हमें विधायक बनाने का प्रयास किए थे। लेकिन विधायक जी बहुत तिकड़म से, आप देखे होंगे हमारे काउंटिंग के एक दिन पहले रात्रि में 11 बजे पोस्टल बैलेट किस तरह से गाड़ी पे पकड़ा गया, किस तरह से धांधली की गई। हमने तो ऐसा 12 ऐसा बूथ चयनित किए थे जहां 200-200, 300-300 वोट का अंतर था, जब दोनों, मेरे पास सरकार का ही डाटा था। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो डायरी होता है वो मेरे पास था, और पर राउंड का जो काउंटिंग होता है उसका डाटा, दोनों को मैच करने पे 12 ऐसा बूथ था जहां 200-250 वोट का अंतर था, कहीं कहीं 300-300 वोट का अंतर था। तो आप इससे ही सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं घालमेल किया गया। आप देखे होंगे कैमरा बंद कर दिया गया था, करीब करीब 2-3 घंटा कैमरा बंद करके काउंटिंग रोक के, पता नहीं लोग क्या कर रहे थे। उस समय हमने 8800 वोटों से बढ़हरा सहित आगे चल रहे थे। फिर पता नहीं 8 या 10 बूथ गिनना बाकी रह गया था, उसी में हमको करीब 4973 वोटों से लोगों ने हराने का काम किया। अच्छा, ये तो रही आपकी बात जो हमारे सवाल थे, लेकिन कुछ जनता का सवाल है, वो सवाल हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप उसको भी आप बताएं। जनता का सवाल ये है, पीपा पुल ख्वासपुर जो आपके बढ़हरा से ख्वासपुर को जोड़ता है, आपके बढ़हरा विधानसभा में ही ख्वासपुर है। आप जब विधायक थे उस समय भी ये इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जब मैं विधायक था मेरे पास बहुत सारा असेंबली क्वेश्चन किए, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिल के मैंने कहा था कि अस्थाई पाका पुल का निर्माण कर दिया जाए। देखिए, एक सिर्फ खवासपुर ही नहीं जुड़ता है, इस अगर अस्थाई पाका पुल बन जाता है तो बलिया हो, यूपी हो या छपरा हो, सिवान हो, सब जगह का डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा, और एक राज्य से 2 राज्य का जुड़ाव होगा। कई जिला इससे लाभ मिलेगा कई जिलाओं को, लेकिन सरकार ने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई इस पे ध्यान नहीं दिया। मैंने लगातार 5 साल मैंने लगातार प्रयास किया
लेकिन इस पे सरकार ध्यान नहीं। बीच में हमारे बड़े भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी सत्ता में उप मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने आश्वासन भी दिए थे कि वहाँ हम पक्का पुल का काम करवा देंगे, हमने जब उनसे मिले थे। लेकिन फिर चंद दिनों में ही नीतीश कुमार पलटी मार करके और फिर पुनः भाजपा के गोद में जाके बैठ गए, तो फिर हम लोगों का काम नहीं हुआ। लेकिन मैं इतना ज़रूर आश्वस्त कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर इस बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बिहार के बनते हैं, बिहार की जनता के आशीर्वादों से, तो मैं अपने खवासपुर सहित बड़हरा की जनता और जिला के जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, इस बार वहां पक्का पुल का निर्माण अवश्य होगा। ये मेरा लक्ष्य रहेगा कि इस 5 साल में मैं पक्का पुल का निर्माण करा दूं। बहुत सारे किसानों का जमीन गंगा नदी में चला जाता है, बहुत इस तरह के बहुत सारे सवाल भी उठे। देखिए, जो हमारा बड़हरा है, बड़हरा यहाँ मिट्टी बहुत उपजाऊ है, लेकिन यहाँ जो तटबंधीय इलाका है, जो गंगा बगल में बहती हैं, गंगा के गोद में बड़हरा एक तरह से रहता है। मेरा 37 पंचायत में हमको लगता है लगभग 28 से 29-30 पंचायत जो है, या 32 पंचायत लगभग गंगा के गोद में ही रहता है। और 2 फसल के बदले या यहाँ 3 फसल के बदले एक ही फसल हो पाता है, जिससे किसानों को भी बहुत मार झेलना पड़ता है। आप देखे होंगे आज जो गरीब परिवार के लोग हैं, आज मलगुजारी पे खेती करते हैं, और मलगुजारी का जो दाम है वो आज 10,000 12,000 पर बीघा हो गया है। तो आप समझिए कि अगर 3 फसल होता तो शायद किसानों को इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता। लेकिन आज देखिए, जब हम विधायक थे तो उस समय भी मैंने 13 करोड़ का टेंडर करवाया था फ्लड विभाग में, लेकिन इतना लूटपाट हो रहा था कि मैंने इसकी जांच करवाना चाहा, मैंने इसकी लड़ाई लड़ा, तो मेरे पे SC ST एक्ट में यहाँ के जिला प्रशासन सहित फ्लड विभाग और भाजपा के एक पूर्व सांसद जो यहाँ टेंडर उनके पत्नी के नाम से था, उन्होंने मेरे पे FIR दर्ज करवाया और पैसा को लूट घसोट करके लेके चले गए लोग। देखिए, बड़हरा अगर जितने भी तटबंध इलाका है, जो बांध वाला इलाका है, अगर जो गैपिंग है, जो खाली जगह है, उसको बांध दिया जाए और 2-3 सुलिस गेट दे दिया जाए इस बीच में, तो जो हल्का फुल्का भी बाढ़ आता है, बड़हरा में जो फसल नष्ट हो जाता है, दह जाता है, वो नहीं होता। और ये 5 साल में हम आपको कई ऐसा पेपर दिखा देंगे, या जो साथी अगर मेरे से मांग करेंगे, मेरे पास 20 ऐसा पत्र है जो मैं इसके लिए बार बार लगातार लिखने का काम किया। कुछ साथी अभी सदन नहीं पहुंचे हैं तो बोलते हैं कि पहले के विधायक लोग क्यों नहीं इस पे काम किए। देखिए, विधायक कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जब तक सरकार उस पर पहल नहीं करेगी तो कोई माननीय विधायक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सदन में जाने के बाद ये पता चलता है। मैंने देखिए, सत्ता में विधायक बनने के बाद आपकी अगर सरकार राज्य में बनती है तो आप कोई भी काम चाहिएगा तो करा सकते हैं अपने नेताओं से कह के, लेकिन अगर आप विपक्ष में हैं तो आपकी बात को सुनी नहीं जाती है। मैंने यही नहीं, मैं आपको बता दूं बाबा कि हमने 2 एक बड़ी बड़ी मुख्य सड़क बनवाने के लिए प्रयास किया था, उसका DPR भी बन गया था, सब कुछ हुआ था। वो भी सचिव के माध्यम से, सचिव से हमने आग्रह करके, जो ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव थे, एक आपको गजियापुर से ले करके शालिग्राम सिंह के टोला होते हुए, जीवारक टोला होते हुए, नकराम टोला होते हुए, केशवपुर गंगा घाट होते हुए केशवपुर पुल तक वो रोड अगर जुड़ जाता तो बाढ़ के इलाका में भी, बाढ़ अगर आ भी जाता तो एक लाइफ लाइन होता वो रोड। वहाँ के लोग उससे उसके रोड के माध्यम से पुल तक या आरा शहर तक जाने में या मुख्यालय आने में उनको कोई दिक्कत नहीं होता। एक ज्ञानपुर से लेकर के ज्ञानपुर, आपका धरहरा पुल से ज्ञानपुर होते हुए, बीरमपुर होते हुए, डुमरिया होते हुए, आपका पंडितपुर जो बांध है, आप देखे होंगे जो बांध है, उस रोड को भी मैंने पास कराया। दोनों का DPR बना हुआ था। एक का करीब 7.5 करोड़ का DPR था, जो ये नकराम टोला वाला रोड था गजियापुर से, और एक का 8 करोड़ 30 लाख का था, जो कि वो ये था धरहरा वाला। लेकिन हम हार गए चुनाव, और वो प्रोसेस में आते आते सब कुछ हो गया, DPR UPR सब बन गया था, लेकिन प्रोसेस में आते आते वो नहीं हो पाया। तो क्या लगता है इस बार यदि जनता आपको चांस देती है, पार्टी से टिकट आपको मिलता है, तो इस सबका परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा? देखिए, पार्टी का टिकट की बात है तो पार्टी हमारे छोड़ के दो बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी
जो एक अनजान चेहरा था जिसको पहचान देने का काम किए और दो बार हमारे पर भरोसा किए। और मुझे पूर्णतः विश्वास है, मैं सब हमारे नेता भी जानते हैं कि मुझे हराया गया था, मैं हारा नहीं था। पहले मेरा 65,001 वोट आया था जब आशा देवी को मैंने पराजित किया था 13,000 कुछ वोटों से, 13,500 या 700 वोटों से पराजित किया था उस समय। दोबारा जब हम चुनाव लड़े, जब जदयू मेरे साथ नहीं थी गठबंधन में, जदयू से अलग हटकर हम लोग चुनाव लड़े, तो हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा। हम लोगों को 71,000 कुछ मत आया, तो लगभग हमारे वोटों में 6,000 प्लस बढ़ोतरी हुआ। तो मुझे तो नहीं लगता है कि जनता ने मुझे नकारा। इस बार आप देख रहे हैं, आप ही की पार्टी से टिकट लेने के लिए यहाँ से 3-3, 4-4 चेहरा और दिख रहे हैं, जैसे जो भी चेहरा है, अशोक सिंह, रामबाबू सिंह, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, सोनाली सिंह भी चर्चा में है, आशा देवी भी चर्चा में कुछ है, ऐसे लोग हैं चर्चा में है। जो, आपको क्या लगता है कि इन लोगों को दरकिनार करके पार्टी आपको टिकट देगी? एक बात बताइए, हमारे पार्टी के है ही नहीं है, और ये कोई नेता नहीं है, कोई लफुआई है या कोई लफुआ है। लफुआई या लफुआ बनने से, लफुआ किसको कह रहे हैं? अब जो भी लफुआ लोग है, लफुआ बनने से, दारू पीने से और लफुआई करके राजद में एंट्री मारने से, भले आप इधर उधर करके एंट्री तो ले लिए हैं, लेकिन सब लोग जानता है कि आप राजद हैं या नहीं हैं। अभी छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ के मौजूदा सांसद हैं आदरणीय सुदामा प्रसाद जी, गरीब का बेटा जब चुनाव बढ़ारा से लड़ता है तो सभी लोगों ने भाजपा के झंडा को बुलंद करने का काम किया। अगर कोई यहाँ लड़ाई लड़ने का काम किया था तो अकेले सरोज यादव मैदान में घूम रहा था और सुदामा प्रसाद के लिए वोट मांगने का काम कर रहा। लेकिन आज बहुत सारे लफुआ लफुआई, जिसका चलने का भी बोलने का भी अभी सही से ढंग नहीं है, कोई कुछ बोलता है तो उन लोगों को पहले नेतागिरी का कहारा सीख लेना चाहिए कि नेतागिरी कैसे होता है। दूसरा चीज कि गरीब के लिए सिर्फ सामान बांट देने से कोई गरीब का हितैषी नहीं हो सकता है। गरीब की बहुत सारी आवश्यकता होती है, गरीब के साथ बहुत सारा गांव में शोषण होता है, हर जगह जाता है उसके साथ शोषण होता है। यहाँ तक कि बढ़ारा में, पहले बढ़ारा के लोग भी जानते हैं, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक परिवार के लोग जान रहे हैं कि पहले अगर मारा भी जाता था तो यही माननीय विधायक जी के शासन काल में हमारे ही पार्टी से जीतते थे, जो कि हमारे पार्टी का विचारधारा है कि गरीबों को साथ लेके चलना है, गरीबों को मान सम्मान देना है। लेकिन अगर मारा पीटा जाता था तो थाना में FIR तक दर्ज नहीं होता था, किसी का बेटा का हत्या भी हो जाता था तो उससे पूछने वाला कोई नहीं जाता था। यही एक जयप्रकाश शर्मा व्यक्ति थे जो माले के कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या कर दी जाती थी और यही माननीय विधायक जी उस समय शासन कर रहे थे, बढ़ारा के विधायक थे, वो जितने भी अपराधी थे उसको सड़न देने का काम किए। एक नथमलपुर में बिन जाति के व्यक्ति को लाठी से मार के मुआ दिया जाता है और विधायक जी कहते हैं कि नन्हवन के मन बढ़ गया है। तो विधायक जी, आप जो किए हैं बढ़ारा में, बढ़ारा की जनता भूली नहीं है। आप छोड़िए, आप बताइए, 5 साल हो गया है, विधायक जी की कोई भी योजना उठा के देख लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि एक भी दलित पिछड़ा का टोला में काम नहीं हुआ है, एक भी दलित पिछड़ा का बेटा उनका काम में ठेकेदारी नहीं किया। एलिगेशन तो आप पे भी लगता है। क्या मेरे पे एलिगेशन आप पे भी लगता है कि जब आप चुनाव जीते थे तो राजपूत बहुमूल्य क्षेत्र में आपने सड़क नहीं बनवाई, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो लोग मेरे पास आए, किसी भी समुदाय के लोग हैं, देखिए राजपूत में हमारे कोई दुश्मन नहीं है, ना उनसे मेरा व्यक्तिगत कोई लड़ाई है। जो लोग मेरे पास आए, जो लोग अपनी बात को रखें, क्योंकि देखिए क्षेत्र जो होता है बड़ा होता है, लगभग हमको लगता है 300 प्लस गांव होता है एक विधानसभा में, और हमारी विधानसभा का जो भौगोलिक स्थिति है, जो क्षेत्रफल बहुत सारा लंबा है, और हम लोगों को उस समय पहला टर्म में 1-2 बार 2 करोड़ रुपया मिलता था, बीच में 3 करोड़ किया गया। तो मान लीजिए, आप बताइए, माँ भी होती है बिना रोए तो दूध नहीं पिला पाती है। जो लोग ज़्यादा आएंगे, जिनकी हम क्षेत्र में घूम रहे हैं या देख रहे हैं कि भाई उनकी रोड की आवश्यकता है, वो लोग आपके पास आया ही नहीं आए, लोग कोई आया ही नहीं। मुझे अपने विधायक मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे, पता नहीं मेरे शरीर में कांट लगा हुआ था कि क्या था। देखिए, यहाँ लोगों के मानसिकता में ये भर दिया गया था पूर्व के नेताओं के द्वारा कि चित्तौड़गढ़ है। मैं तो कहता हूँ कि नेता कोई भी होता है ना, तो हर सामुदायिक जाति के लोगों का होता है, लेकिन मेरा ये कहना है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर आप मुझे इज्जत दीजिएगा तो मैं, अगर आप 1 इंच आगे बढ़ के मुझे इज्जत दीजिएगा, मैं 4 कदम आगे बढ़ के आपको गले लगाने का काम करूंगा, लेकिन इज्जत दीजिएगा तो।
अगर आप ये मान लीजिए किसी क्षेत्र को किसी का गढ़ बताइएगा, तो मैं चैलेंज करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज वाले लोग ने एक पणरिया फील्ड में प्रोग्राम कराए थे। एक अभी नया तत्कालीन नेता बनते चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बढ़हरा चित्तौड़गढ़ है, तो बढ़हरा कोई बोला, हमारे ऑडियो क्लिप सुना रहे थे। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप भूलिए मत, माले कोई ये नहीं है, माले गरीबों की हक की लड़ाई लड़ती है, राजद जो है गरीबों की हक की लड़ाई लड़ती है। और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं और आपको चेतावनी भी देता हूं कि जब जब गरीब के साथ अन्याय होगा, कोई उसको दबाने का प्रयास करेगा, सरोज यादव के शरीर में जब तक जान रहेगा, आप जैसे लोगों से लड़ने के लिए तैयार रहेगा। अच्छा, एक नाम का चर्चा और हो रहा है, जानना चाहेंगे, चूंकि आपने बड़ा उखड़े मिजाज से कुछ बोला भी था, मुझे लगा कि आपसे सवाल करना चाहिए। सोनाली सिंह, सोनाली सिंह काफ़ी चर्चा में है, हर बढ़हरा विधानसभा के हर पंचायत में, गांव में जा के और महिलाओं से जुड़ रही है, कई तरह का चौपाल लगा रही है। आपकी पार्टी की चर्चा हो रही है कि आरजेडी अब की बार सोनाली सिंह को भी टिकट दे सकती है, संभावना लिस्ट में। आप एक बात बताइए, वो लफुआई करने से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को नाम लेने से भी खुद पे ही अकलंक लगेगा, जिसके पिता जेल में बंद है, जिसपे मनी लॉन्ड्रिंग जैसा केस चल रहा है, और वो लोग जो आखिर के आप लूटे नहीं तो जेल कैसे गए, उस परिवार के लोगों का क्या स्थिति होगा। ऐसे लोग और ऐसी महिला जो भी हैं, आज अनाप शनाप बोलती हैं, ऐसे लोगों को टिकट कहाँ से मिलेगा जी। हमारे पार्टी के सदस्य तक नहीं है और वो दावा करते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कि ऐसे लोग में राजद में कोई जगह नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के रहते हुए ऐसे लोगों की एंट्री नहीं है। पहली बार 2015 में आप चुनाव जब लड़े थे, आप पे किसी भी तरह का एक भी केस नहीं था, बिल्कुल ही इनोसेंट आप थे। लेकिन 2020 में जब आपने चुनाव लड़ा था, आपके जो प्रोफाइल था, जो आपका बायोडाटा था, उसमें 7 केस दर्ज हुए। हाँ होगा, देखिए इसलिए हुआ केस कि गरीबों के साथ अन्याय होता था। गरीबों, देखिए हम ही नहीं, आप पीछे भी इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो जो लोग अपने समाज के लिए लड़ने का काम किया, कानूनी धारा में उसको बांधा जाता है, उसको पागल कहा जाता है, उसको ये तक कहा जाता है कि उसको चलने का लूर नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर समाज के साथ अन्याय होगा तो 7 केस क्या 70 या 700 भी केस होगा ना, तो सरोज यादव पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, क्योंकि देखिए विचारधारा की लड़ाई होती है और सामाजिक लड़ाई होती है। अगर समाज में अगर कोई गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, स्वर्ण समाज के गरीब को भी दबाएगा, तो सरोज यादव ऐसे ऐसे व्यक्तियों से लड़ेगा। वो प्रशासन क्यों ना हो या कोई भी तानाशाह क्यों ना हो, मैं हमेशा लड़ने का काम करूंगा। चित्तौड़गढ़ कहता है लोग, और आपने बताया कि चित्तौड़गढ़ है ही नहीं, एक से एक बाहुबली यहाँ है, लेकिन सरोज यादव को कहीं भय नहीं है। अभी एक बात बताइए, आप चित्तौड़गढ़ जो कहते हैं, उनको तो बढ़हरा की जनता ने बार बार आईना दिखा रही है। आप एक बात बताइए, 15 का चुनाव आप देखे होंगे कि बढ़हरा की जनता ने आईना दिखाया कि सरोज यादव 13,000 वोटों से साढ़े 13,000 वोट से लीड की है। दोबारा आप चले आइए 20 के चुनाव में भी बढ़हरा की जनता ने अपना अपार बहुमत, और आप वोट परसेंटेज देख लीजिए कि कहाँ से चित्तौड़गढ़ कांटे की लड़ाई हुई। और बढ़हरा जो जगह है जिसको चित्तौड़गढ़ लोग कहते हैं, बढ़हरा ब्लॉक में, जो बढ़हरा के 22 पंचायतों में मैं 10,000 वोटों से आगे चल रहा था। उसके बाद अभी रिसेंटली 2024 जो लोकसभा का चुनाव हुआ, यहाँ बढ़हरा की जनता ने बखूबी से आईना दिखाने का काम की कि यहाँ सुदामा प्रसाद 1800 वोटों से चुनाव जीत के आते हैं। और जो लोग चित्तौड़गढ़ कहते हैं, देखिए एक समाज को बरगलाया जाता है, देखिए उसमें किसी का गढ़ नहीं है। चित्तौड़गढ़ कहाँ से होगा जी? आप एक बात बताइए ना, अगर राजपूत जीते तो यहाँ चित्तौड़गढ़, और यादव जीते तो कृष्णगढ़, तो बाकी जात क्यों वोट देगा आपको? किसी का बपौती है क्या? कोई कह देगा कि चित्तौड़गढ़ है ये है। ऐसे ऐसे अगर कोई गढ़ बनाएगा ना, तो सरोज यादव ऐसे गढ़ को हमेशा तोड़ने का काम करेगा और दिखाने का काम करेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और स्वर्ण समाज के गरीबों को कि आप लोगों ने एहसास कराया यहाँ के लोगों को कि किसी का बपौती या किसी का गढ़ नहीं है। जो लोग गढ़ के सपना देख रहे हैं, उस सपना देखते देखते अब मर जाएंगे। अब बढ़हरा पहले वाला बढ़हरा नहीं है। अच्छा सरोज जी, जानना चाहेंगे, चूंकि आप पे एक आरोप लगता है फर्जी कागज सबमिट करने का। आप 2020 का जब चुनाव हुआ था, 2015 के चुनाव में आपकी उम्र 33 वर्ष बताई जा रही है, और वही 2020 में आपकी उम्र
आपने ही अपने बायोडाटा में भरा है 30 बरस, तो ये 5 बरस कैसे हो गए? देखिए, अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जब शुरू में हम लोग चुनाव लड़े थे, आप भी जानते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम अनाप-शनाप डाल दिया जाता है। तो उस समय चुनाव हम लड़े थे, तो मेरे पास समय नहीं था कि सुधार करवाएँ, लेकिन एक्चुअली हमारे एज जो है, जो दोबारा आप डाटा हम 20 में जो सबमिट किए, तो उस समय सुधार करें, क्योंकि मेरा, आप एक बात बताइए, आज तो हम बदल नहीं दिए, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मेरा मैट्रिक के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ जो था, वोटर डीएल में मेरा वोटर डेट ऑफ बर्थ जो था, मेरा आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ था, तो मान लीजिए अगर वोटर लिस्ट में मेरा डेट ऑफ बर्थ डिफर है या किसी त्रुटि के कारण उसमें ज़्यादा है, तो उसको तो हम सुधार करवाएंगे ना। इसलिए मेरा 5 साल एज आपने कम उसमें हुआ। करेक्शन करा? हाँ, करेक्शन करवाया, और हर लोग करवाते हैं। जो भी लोग अगर ये आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, तो सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। देखिए, पहले के लोग या हम लोगों की उम्र में, या जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनके घर में एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम होता है, क्योंकि हमारे माता पिता उतना सक्षम थे नहीं, अंदाज से इसलिए लोग भरवा अंदाज से, या वोटर लिस्ट में जब नाम डाला जाता है तो लोग कुछ भी एज डाल देते हैं, उतना मायने नहीं। लेकिन हमारा समाज जब जब जागरूक होने लगा, और मैं इसके लिए धन्यवाद देंगे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को, कि उनकी सत्ता आई तो गरीब गुरबा जागरूक हुए, और उन्होंने अपने हर अधिकार को समझने का काम किए, वो किसी भी समुदाय के लोग हों। आपको मालूम होगा कि पहले के लोगों के साथ किस तरह का भेदभाव किया जाता था, लेकिन लालू जी, आप बोले ना अभी थोड़ा देर पहले कि आप पे कई किता मुकदमा हो गया, आप एक बात बताइए, जब लालू जी आए तो अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लगे, तो लोग उन पे तरह तरह का एलिगेशन लगाए, जंगल राज, ये महाजंगल। आज तो उससे कई गुना ज्यादा जंगल राज चल रहा है। देखिए, गरीब के हक की लड़ाई जब भी लड़िएगा, आपको कुछ सामंती सोच के लोग आप पे गलत सलत आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन जब जब आज़ादी की भी लड़ाई अगर कोई लड़ा, तो उस पे भी बहुत सारे लोगों को फांसी चढ़ा दिया गया। बहुत, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग दोषी हैं। देखिए, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ छुटपुंजिया नेताओं को, कि बड़हरा वाकई में 15 में आज़ाद हुआ। बड़हरा के लोग पहले नहीं कभी जानते थे कि बड़हरा में भी हमारा कोई विधायक हुआ करता है, क्योंकि अति पिछड़ा और अति पिछड़ा का बेटा पहली बार 2015 में यहाँ चुनाव जीता, नहीं तो एक ही समुदाय के लोगों का यहाँ वर्चस्व कायम रहा, और वर्चस्व कायम रहा। वो व्यक्ति अपने समाज का भी नहीं हुआ, समाज के लोग वोट देते थे, और दोनों तरफ एक ही समाज के लोग रहते थे, वोट देते थे। देखिए, हम लोग भी तो देते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा वोट तो लोग लेते थे, जब उनका वोट लेने की बारी आई, हम लोग जब चुनाव लड़े, तो बड़हरा को चित्तौड़गढ़ में बांट दिया गया, हम लोगों को नान का उपाधि देने लगे लोग। एक बात बताइए, कोई बड़ा छोटा नान ऊंच नीच कर्म से होता है ना, जो जिस कर्म का काम करता है, जैसा कर्म करेगा, जिस तरह का कार्य करेगा, उस जाति में बांट दिया जाता है। लेकिन खून मांस हड्डी सब एक जैसा है। बिल्कुल। तो जो लोग जाति में बांट रहे हैं, उनसे बड़ा मूर्ख और उनसे बड़ा दुष्ट कोई नहीं है। नहीं, ये तो गलत बात है। खैर, जानना चाहेंगे एक सवाल और। 2015 में आपकी संपत्ति 43 लाख रुपए की थी, और 2020 में जब आप चुनाव लड़ते हैं तो एक ही बार लगभग 2.25 करोड़ रुपया हो जाती है। ये 1.5 करोड़ रुपया 5 वर्ष में कहाँ से? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं ऑलरेडी पहले से भी ठेकेदारी करता था। ठीक है, पहले हमारा उम्र कम था, मेरे भाइयों के नाम पे बहुत सारी संपत्तियां थी। जब हम भी बड़े हुए, देखिए, जब आपका होश या सूझबूझ होगा, तबे ना आपका संपत्ति में बढ़ोतरी होगा, या आप कुछ काम करिएगा, कुछ प्रॉपर्टी आप लीजिएगा, तभी ना। देखिए, हम लोग तो बहुत गरीब परिवार से आते थे, लेकिन सभी लोगों को पता है कि हमारा एक घर था शुरू में। मैंने आपको ये बात बता रहे 2001-2 का, एक ही रूम में मेरे माँ, अगर मेरे भाभी का भी शादी होके आया तो वो लोग भी रहती थी। लेकिन हम लोगों ने मेहनत करके 2003-4 से बाहर बहुत सारे प्लांटों का कॉन्टेक्ट ले करके, जो टीएमटी बार बनता है, उससे हम लोग आगे बढ़े। जनता का 1 रुपया हमने मारने का काम नहीं किया, किसी का 1 रुपया मैंने लूटने का काम नहीं किया। आप बताइए ना, बहुत लोग यहाँ विधायक रहे हैं, हम तो, एक विधायक जी कहते थे, मान लीजिए पूर्व विधायिका पर ही कहें, आशा देवी पे, तो एक बात बताइए कि कोई अपने मेहनत से ना आगे बढ़ता है, कोई काम करता है। आप एक बात बताइए, 2008 की बात मैं बता दूं, विधायक नहीं थे, तो यही वर्तमान विधायक जो अभी हैं, इनको मैंने कई बार पैसा देने का काम किया है। ये अन कैमरा अगर दिल पे हाथ रख के और गंगा जी को साक्षी मान के कहें कि इनको मैं कितना बार
पैसा देने का काम किया हूँ। अगर नहीं दिए हो तो ये बताएं। इनको हर समय मैं पैसा देने का काम करता था। 2008 में TN नंबर स्कॉर्पियो एम हॉक टॉप मॉडल मेरे पास था, मैं उस गाड़ी पे चलता था। जब हम जिला परिषद का चुनाव लड़े 2011 में, तो उस समय हमारे पास 5-5, 6-6 गाड़ियाँ थी। तो ऐसा तो नहीं है कि जनता के पैसा से। आज तो मेरे पास 14, 15, 17, 18 गाड़ियाँ है। तो देखिए, जो व्यवसाय होता है, जिसके पास बिजनेस होता है, वो अपना तो गाड़ियाँ का बहुत कुछ कर सकता है। ऐसा थोड़ी है कि जनता के पैसा से लोग करेगा। जिसको कोई कुछ करना नहीं है, जनता के पैसा से लूटना है, 8-8% कमीशन का उगाही करना है, और उसके बाद कहे कि 7-7 बार विधायक रहे हैं, हम कुछ नहीं किए हैं, तो बहुत कुछ बढ़ारा की जनता जानती है कि आप क्या क्या किए हैं। ये खुलवाइए मत, आप बुजुर्ग हैं, अच्छा इसलिए मुझे कुछ कहना नहीं है। आप उतना ही बोलिए जितना अच्छा लगे। अच्छा, एक सवाल, और हमें जहाँ तक लगता है कि ये आखिरी सवाल होना चाहिए। अभी जैसे कि जो चुनाव हो रहा है, चाहे वो महागठबंधन की बात कर ली जाए, फिर एनडीए और महागठबंधन के बीच में एक नाम और आता है, प्रशांत किशोर का, और काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। हर जगह प्रशांत किशोर का जो जनसुराज है, चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको क्या लगता है इस चुनाव में जनसुराज का क्या स्थिति देखिए, रहेगा? प्रशांत किशोर अभी नेता नहीं है। हम्म, ये अभी प्रशांत किशोर बहुत पीछे हैं। अभी उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और प्रशांत किशोर दूसरे को जिता सकते हैं, खुद अभी उतना काबिल नहीं हुए हैं कि बिहार में 2 धारा की लड़ाई होगी और 2 विचारधाराओं की लड़ाई होगी। और एक बात और आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से, कि इस बार बिहार की तमाम गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, स्वर्ण समाज के गरीब लोग मन बना चुके हैं कि इस बार बिहार की गद्दी पे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आएंगे। आप देख लीजिएगा कि नवंबर के बाद ये बिहार का दृश्य और बिहार का कायाकल्प बदलने जा रहा है। अच्छा, चलते चलते सरोज जी, हम आपसे बस एक आखिरी सवाल करेंगे, और हमें विश्वास है कि आप उसका बहुत ही बढ़िया से और सरलता से जवाब देंगे। चूँकि आप 5 वर्ष विधायक रहे हैं, पिछली बार थोड़े से मतों का अंतर रह गया, नहीं तो जनता ने आपको जिता ही दिया था। यदि आपको यहाँ से टिकट मिला और आप चुनाव जीत गए, आपने क्या तैयारी की है? अब की बार बड़हरा विधानसभा में क्या क्या ऐसी कमियां दिख रही है, यदि आप विधायक बनते हैं या कि जनता ने आपको मौका दिया तो आप वो करने का काम करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो खवासपुर वाला पीपा पुल है, आज देखिए बारिश होता है, लोगों को आना जाना पड़ जाए या कोई भी काम पड़ता है, नाव से अपनी जान को जोखिम में डाल के लोग आते हैं, और वहाँ के लोग सहित पूरा जिला के लोगों को आने जाना पड़ता है, तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना। देखिए, हमारे क्षेत्र में रहते हुए वो लोग कटे हुए हैं, हम लोगों से दूर हैं, तो ऐसे जगह पर अस्थाई पक्का पुल का निर्माण करवाएंगे। दूसरा है कि टपोलैंड, आप बक्सर से लेकर के कहलगांव तक, तो हम लोग तो और जगह की नहीं बात करेंगे, अपने विधानसभा में जो टपोलैंड घोषित कर दिया गया है, ज़मीन के मालिकों के पास बहुत ऐसे परिवार किसान हैं जिनके पास वही ज़मीन है जिसको सरकार टपोलैंड घोषित कर दिया है। अगर उनकी बेटी का शादी हो या कोई मेडिकल का ज़रूरत पड़ जाए तत्काल, तो ज़मीन को बेच किन भी नहीं सकते हैं, ऐसा सरकार रोक लगा दी। तो ऐसे ज़मीन को हम लोग रिलीज कराएंगे सरकार से लड़ के। पहले भी हम लगातार लड़ते रहे, लेकिन मुझे विश्वास है कि तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सब मुद्दाओं पे काम होगी। दूसरा, जो 2 सड़क मुख्य सड़क है, उसको मैं, ये एक आपका गजियापुर से लेकर के शालिग्राम सिंह टोला होते हुए, ये जीवारा के टोला होते हुए केशवपुर पुल तक करवाएंगे। एक आपका आपका वहाँ से आपका धरहरा पुल से ज्ञानपुर होते, बीरमपुर होते, डुमरिया होते, आपका पंडितपुर तक वाला रोड बनवाएंगे। और एक सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा, इस बार मेरा सपना है कि बड़हरा में हम 3 फसल का लिए काम करें, जो कि जितने भी बांध है, जो तटबंध है, इस तटबंध के जो गैपिंग है उसको भरवा के, बढ़िया से काम करवा के, बोल्डर पिचिंग करा के, और इसमें हम लोग सुलिस गेट लगवाएं कि दोबारा यहाँ बाढ़ ना आए। हल्का फुल्का भी बारिश में या बाढ़ का समय आता है तो हल्का फुल्का पानी बढ़ता है तो पूरा बड़हरा डूब जाता है। तो ऐसे स्थिति में हम अपने बड़हरा को बचाने के लिए ये पूरा बांध का रिपेयरिंग करवाएंगे। दूसरा है कि यहाँ आग जो होता है, गरीब गुरबा आज भी हैं जो आग लग जाता है, अग्निशामक का व्यवस्था यहाँ कराना बहुत ज़रूरी है। पहले भी हम बहुत प्रयास किए, लेकिन देखिए हम लोगों का जो फंड था उसमें पहले अनुशंसा करने का भी अधिकार नहीं था। तो विधायक के पास फंड के सिवा कुछ नहीं होता है, अब बाकी कार्य जो होता है सरकार के पास होता है। अब तो ये सारी काम है,
और गरीब गुरबा के लिए हम हमेशा तत्पर रहें और आगे भी रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और आप देख रहे थे हमारी बात हो रही थी बड़हरा विधानसभा में एक बहुत ही जबरदस्त और तेजस्वी विधायक और तेजस्वी प्रतिनिधित्व करने वाला यदि कोई विधायक रहा है तो सरोज यादव। ये चर्चा हुई थी, क्योंकि जब भी गरीबों के साथ कुछ भी होता है तो ये लड़ने का काम करते हैं। इन पे कई FIR हुए, जेल भी गए हैं, लोगों के लिए ही गए हैं, अपने लिए कभी नहीं गए हैं, लोगों के लिए गए हैं। हमेशा से लोगों की समस्याओं को, गरीबों का मसीहा बनने का इन्होंने लगातार प्रयास किया है कि नहीं, हमारे जो भी साथी है, चाहे वो किसी जाति धर्म से आए हो, यदि हमारे पास आ गए तो उनका मदद करना हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है। और इन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी है। हालांकि क्या होगा नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता है कि टिकट अब की बार किसको मिलने वाला है। टिकट मिलता है तो जनता क्या डिसीजन लेती है ये भी मुझे नहीं पता है। लेकिन जिस तरह एक जोश खरोश के साथ और जिस तरह एक विशेष कॉन्फिडेंस के साथ सरोज यादव जी लगे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो लगातार खबरों के साथ बने रहे। मेरे तमाम तीखे सवालों को इन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया। हमें तो लगा था कि बौखला जाएंगे, लेकिन इन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया। एक शालीनता इनके चेहरे पर दिखी। अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ की जनता क्या सोचती है और क्या करेगी। लगातार खबरों के साथ बने रहे। फिर कुछ अपडेट होता है तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। The Fertility Center Private Limited. More than 65,000 IVF successful cases. माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद। विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना। ना सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार, क्योंकि आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज, एक नई खोज।